हेलो स्टूडेंट तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चंस को। और स्टूडेंट इस चैप्टर के रेस्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक और साथ ही साथ एससी वर्मा के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो जो भी स्टूडेंट चैनल पर नया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये क्वेश्चन कह रहा है अ ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक जो है वो रेस्ट मतलब उसका इनिशियल स्पीड 0 है, फिर चलना शुरू करता है विथ इनिशियल एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब हर एक सेकेंड में इसका स्पीड जो है 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ना शुरू हो गया और उस तरह से वो चलना शुरू करता है। क्वेश्चन आगे कह रहा है at t equals to 10 सेकेंड स्टूडेंट ये सिचुएशन है t equals to 0 मतलब इनिशियल सिचुएशन यहाँ से स्पीड 0 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू किया। तो 10 सेकेंड के बाद मान लेते हैं 10 सेकेंड में ट्रक जो है ये अब यहाँ पहुँच चुका है। ट्रक यहाँ आपका पहुँच चुका है 10 सेकेंड के बाद। आप समझ सकते हैं कुछ इस तरह का सिचुएशन होगा लाइक दिस। ओके 10 सेकेंड में ये ट्रक यहाँ पे पहुँच चुका है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। तो एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड अ स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द ट्रक 6 मीटर हाई फ्रॉम द ग्राउंड। ओके ये इस ट्रक के टॉप पे एक पर्सन खड़ा है जब t इक्वल्स टू 10 सेकेंड मतलब 10 सेकेंड के बाद ये पर्सन क्या करता है एक स्टोन को यहाँ से ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है, ठीक है। और इसका हाइट, इसका जो टॉप जो इसका जो सरफेस है उसका हाइट ग्राउंड से दिया हुआ है, दिस इज 6 मीटर हाइट। ओके तो क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट आर द क्वेश्चन का पहला पार्ट है वेलोसिटी एंड दूसरे पार्ट में एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड नेग्लेक्ट एयर डिस्टेंस। ओके t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे स्टूडेंट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे हम लोगों को वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस स्टोन को ये पर्सन जैसे ही ड्रॉप करेगा अच्छा ठीक है। ये 10 सेकेंड के बाद पहले थोड़ा सा हम लोग चेक कर लेते हैं कि इसका स्पीड कितना होगा। ये पक्का बात है कि 10 सेकेंड के बाद ट्रक का जो स्पीड होगा ठीक है, जो स्पीड होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड होगा इस स्टोन का एग्जैक्टली एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये स्पीड कितना होगा, ये स्पीड अगर हम मान लिया इसको अगर vx लिखते हैं, vx वेलोसिटी का x कंपोनेंट या फिर कहें वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, आप जो समझिए। तो ये t इनिशियल स्पीड 0 है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 सेकेंड के बाद ये स्पीड कितना होगा तो बहुत आसानी से स्टूडेंट हम लोग निकाल सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at। यहाँ से इनिशियल स्पीड 0 है, एक्सेलरेशन कितना है 2, 10 सेकेंड के बाद मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड, दिस इज vx का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। मतलब कि 10 सेकेंड के बाद ये 20 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड था 20 मीटर। और ऑब्वियसली इस पर्सन के हाथ में जो स्टोन है इसका भी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ड्रॉप को छोड़ दिया गया, छोड़ने के बाद क्या होगा कि इस स्टोन पे जैसे ही छोड़े, ये चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आप किसी भी कंडीशन में आपके हाथ से स्टोन अगर छूटा, चाहे आप खड़ी गाड़ी पे हैं, चाहे वो गाड़ी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, चाहे वो एक्सेलरेटेड मोशन में हो, आप बॉल को ड्रॉप करें, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दे, सर्टेन एंगल से प्रोजेक्ट कर दे, किसी भी तरह का सिचुएशन हो, बॉल आपके हाथ से जैसे ही निकला तो बॉल पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको वेट भी कहते हैं mg, और कोई फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल जो कि हमेशा क्या होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, अब यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही ये स्टोन को ये पर्सन छोड़ेगा तो छोड़ रहा था उस टाइम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस वेलोसिटी को अब चेंज करने वाला कोई एक्सेलरेशन नहीं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, जिसके चलते न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से कोई एक्सेलरेशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। और जब कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो स्पीड में कोई चेंज ही नहीं होगा। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ये कंपोनेंट तो सेम रहेगा, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में इसको एक एक्सेलरेशन मिल गया है,
एक फोर्स लगना mg शुरू हो गया है, जिस mg फोर्स के चलते मतलब इस ये जो स्टोन है जहाँ पे m स्टोन का मास को इंडिकेट कर रहा है, g एक्सेलरेशन मिल गया वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसके चलते क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में इसका स्पीड बढ़ना शुरू होगा। और आप समझ सकते हैं स्टूडेंट कि फाइनली इनफैक्ट ये सिचुएशन आपका क्या हो गया, ये सिचुएशन हो गया है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हो गया। कुछ इस तरह का ये स्टोन जो है ग्राउंड पे गिरेगा। क्लियर है? इस तरह के पाथ को फॉलो करते हुए गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि 10 सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा, 10 सेकेंड के बाद। ठीक है, 10 नहीं छोड़ने के 11 छोड़ने मतलब एट t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पोजीशन है t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, तो t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे स्टोन का पोजीशन, मतलब कि मान लेते हैं ये पोजीशन है t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे, ये पोजीशन है t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे, ये पोजीशन है। ये इसका फाइनल जो नेट वेलोसिटी होगा ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा, और इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट होगा, एक vx जो कि कांस्टेंट होगा 20 मीटर पर सेकेंड, और एक इस डायरेक्शन में एक vy एक इसका कंपोनेंट होगा। तो ये vy जो कि शुरू में जीरो था, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। 1 सेकेंड के बाद ये वेलोसिटी कितना हो गया, तो ये आप निकाल सकते हैं vy इक्वल्स टू वर्टिकल डायरेक्शन में vy नॉट प्लस gt। ठीक है, वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कितना था, वर्टिकल डायरेक्शन में भाई जीरो था, इनिशियली तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। एक्सेलरेशन कितना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में g, और t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, यहाँ से 1 सेकेंड के बाद जो कि वही पोजीशन t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे है। क्लियर है? तो यहाँ से वेलोसिटी का y कंपोनेंट आपका निकल गया t vy इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग नेट वेलोसिटीज का स्पीड निकाल सकते हैं। ये क्या होगा, रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स vx और vy। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आप समझ सकते हैं। vx कितना हो गया, 20 का स्क्वायर प्लस दिस इज 10 का स्क्वायर, दिस इज 500, दिस इज 10 रूट 5, 10 रूट 5, और इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इसको सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट t इक्वल्स टू 22.4 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आ जाएगा 22.4 मीटर पर सेकेंड, इतना आपका आंसर हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करें स्टूडेंट तो आप समझ सकते हैं t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे एक्सेलरेशन, तो भाई t इक्वल्स टू 11 सेकेंड पे पूछिए, या t इक्वल्स टू 10.1 सेकेंड पे, 10.2 सेकेंड पे, 10.5 सेकेंड पे, 11.1, 11.2 आप किसी सेकेंड पे पूछिए, तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही लग रहा है g, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, g इक्वल्स टू, चलिए जी का वैल्यू 10 यहाँ पे ले रहे हैं, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड। अच्छा, डायरेक्शन तो स्टूडेंट हम लोग को वेलोसिटी का भी बताना पड़ेगा, ये तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकला, तो बहुत आसानी से स्टूडेंट डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो हम लोग एंड tan थीटा इसका डायरेक्शन के लिए लिख सकते हैं। tan थीटा क्या होगा, vy बाई vx, सिंपल वेक्टर vy बाई vx, राइट एंगल ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल परपेंडिकुलर vy आपका बेस हो गया vx, vy कितना है स्टूडेंट, vy कितना है आपका 10 है, 10 बाई 20 मीन्स 1/2, इसलिए थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 1/2। क्लियर है? तो इसका डायरेक्शन के नाम पे हम लोग लिख सकते हैं एट एन एंगल ऑफ tan इनवर्स 1/2 विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ इतना एंगल बना रहा है इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर है? लाइक दिस। तो इस तरह से आप इसका फाइनली ये आपका आंसर होगा। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है क्वेश्चन, अ बॉब ऑफ मास 0.1 किलोग्राम हंग फ्रॉम द सीलिंग ऑफ अ रूम बाय अ स्ट्रिंग 2 मीटर लॉन्ग इज सेट इनटू ऑसिलेशन। ओके, कोई रूम है मान लिया लाइक दिस, ये एक रूम है, ठीक है, ओके नाउ, और यहाँ पर एक बॉब इस तरह से ये हैंग किया हुआ है, जिसका मास जो है, जिसका मास आपका दिया हुआ है, ये इसका मास जो है स्मॉल m, दिस इज 0.1 किलोग्राम। ओके,
hung from the ceiling of the room by a string 2 meter long is set into oscillation। और ये जो स्ट्रिंग जो है इसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर, is set into oscillation। The speed of the bob at its mean position is 1 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीन पोजीशन यही है। इसको ऑसिलेशन में कुछ इस तरह का ऑसिलेटरी मोशन ये एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब यहाँ से कुछ इस तरह से यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ आया, यहाँ से फिर इस तरह से बढ़ते हुए फिर यहाँ गया, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया। एक्सट्रीम पोजीशन में इसका स्पीड 0 होता है, फिर इस डायरेक्शन में बढ़ना शुरू होता है, ठीक है। और इसका स्पीड एक्सट्रीम पोजीशन में यहाँ पे कैसे 0 होता है ये आप समझ सकते हैं। इसके लॉन्ग टेंशन फोर्स लगेगा, इसका टेंशन का कंपोनेंट जब ये इधर जा रहा है तो ये टेंशन का एक कंपोनेंट इधर लगना शुरू होगा, एक कंपोनेंट तो mg को बैलेंस करेगा, ठीक है। और जिसके चलते फाइनली क्या होगा, जैसे ही ये इधर बढ़ेगा तो इसका स्पीड के चलते इधर जाएगा, लेकिन फोर्स इधर लगेगा t cos थीटा, जिसके चलते स्पीड घटते जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर 0 होगा। फिर ये फोर्स कंटिन्यू t cos थीटा इधर लग रहा है, जिसके चलते फिर ये कंटिन्यू स्पीड बढ़ते जाएगा, बढ़ते यहाँ पे एकदम स्पीड मैक्सिमम हो जाएगा। फिर स्पीड के चलते ये आगे बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ से फिर ये जैसे आगे बढ़ेगा तो टेंशन का इसका कंपोनेंट एक ब्रेक कीजिएगा तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स एक इधर लगना शुरू होगा, स्पीड घटने लगेगा, स्पीड घटते फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो जाता है। तो एक रफ आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आप समझ रहे हैं, आपको ये मेनली यहाँ पे जानना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका स्पीड जो है 0 हो जाता है, ठीक है। और मीन पोजीशन पे स्पीड यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मीन पोजीशन पे जब ये मीन पोजीशन पे है उस समय इसका स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकेंड है। ओके, क्वेश्चन आगे कह रहा है व्हाट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द बॉब इफ द स्ट्रिंग इज कट व्हेन द बॉब इज ए एट वन ऑफ इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, बी एट इट्स मीन पोजीशन। जब ये एक्सट्रीम पोजीशन पे होगा, ठीक है, मान लिया जब यहाँ है, उस समय अचानक अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर दें तो क्या होगा। तो स्टूडेंट, चूंकि एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका स्पीड जो होता है फॉर अ मोमेंट 0 होता है। अब जैसे ही इसका स्पीड 0 हुआ आप स्ट्रिंग को कट कर दिए, मतलब ये बिल्कुल ही एग्जैक्टली सेम सिचुएशन हो गया जैसे वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में बहुत से क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं कि कोई पर्सन किसी सर्टेन हाइट से बॉल को ड्रॉप कर देता है। शुरू में उस बॉल का न तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है न तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी है, लेकिन जैसे ही ड्रॉप किए जी नीचे की ओर लग रहा है, एक्सेलरेशन के चलते स्पीड बढ़ना शुरू होगा और स्पीड बढ़ते वो नीचे की ओर जाता है। क्लियर है। तो सिंपल आप समझ सकते हैं कि भाई एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहाँ पे आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं सिंस एट एक्सट्रीम पोजीशन इट्स स्पीड इज 0 फॉर अ मोमेंट एंड सो इफ द स्ट्रिंग विल कट एट दिस मोमेंट it will simply cover a straight line path and moves in vertically downward direction। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो गया। इसका ट्रैजेक्टरी क्या होगा, इस तरह का सिंपल ये स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव करेगा, यही इसका ट्रैजेक्टरी होगा। क्लियर है। चलिए, और दूसरे पार्ट में क्या है, एट इट्स मीन पोजीशन। और अगर मीन पोजीशन पे इसको काट दिया जाए, ध्यान दीजिए, अभी क्या है कि यहाँ पे 0 होता है स्पीड, जस्ट अभी बताया, फिर यहाँ से स्पीड इसका बढ़ते चला जाता है, यहाँ तक बढ़ते चला गया मैक्सिमम स्पीड, फिर यहाँ के बाद उस स्पीड के चलते आगे जाता है लेकिन स्पीड घटने लगता है, फिर यहाँ पे 0 होता है लाइक दिस। तो चलिए, अब यहाँ पर क्या होता है स्टूडेंट, मीन पोजीशन पे इसका जो वेलोसिटी जो होता है बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस तरह से हो जाता है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब यहाँ पर जैसे ही स्ट्रिंग को आप काटिएगा तो क्या होगा एग्जैक्टली अब ये सिचुएशन क्या हो गया कि भाई कोई ऑब्जेक्ट है उसको सर्टेन इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सर्टेन वेलोसिटी दे दिया गया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे के और छोड़ दिया गया। तो क्या है भाई, ये सिंपल अब ये प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दिए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का भी केस होगा। मतलब जैसे ही स्ट्रिंग को हम काट देंगे तो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको एक वेलोसिटी है और काटने के बाद क्या होगा, ये नीचे की ओर, चूंकि इस पे फोर्स mg लगा, उस mg फोर्स के चलते इसको एक्सेलरेशन g मिला, इस g एक्सेलरेशन के चलते नीचे की ओर इसका स्पीड जो है, चूंकि ये g नीचे की ओर लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि अब नीचे की ओर हर एक सेकेंड में स्पीड जो है 9.8 मीटर पर सेकेंड बढ़ने लगेगा। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला ये कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में स्पीड बढ़ने लगेगा, जिसके चलते आप समझ रहे हैं फाइनली ये बिल्कुल एग्जैक्ट केस हो जाता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का केस, और ये इस तरह का इसका पाथ हो जाएगा। मतलब कि आप कह सकते हैं इसका जो ट्रैजेक्टरी होगा ये हो जाएगा पैराबोलिक पाथ,
पैराबोलिक पाथ। क्लियर है स्टूडेंट? तो सिंपल सा इसको आप लैंग्वेज में इस तरह से आप लिख सकते हैं। क्लियर है? देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में स्टूडेंट कह रहा है, अ मैन ऑफ मास 70 किलोग्राम स्टैंड्स ऑन अ वेटिंग स्किल in a lift which is moving a upwards with a uniform speed of 10 meter per second, downwards with a distance upward with a, ठीक है, लिफ्ट वाला प्रॉब्लम है ये। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई पर्सन जो है एक लिफ्ट के अंदर, ये लिफ्ट है मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर एक वेटिंग मशीन इस तरह से रखा हुआ है, एक वेटिंग मशीन इस तरह से रखा हुआ है, एक वेटिंग मशीन इस तरह से रखा हुआ है। इस वेटिंग मशीन पर कोई पर्सन जो है ये खड़ा है, ये खड़ा है इस वेटिंग मशीन पर। ओके, तो पहले पार्ट में है कि अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल इन ईच केस। आपको 3 केस ABC 3 केस दिया गया है, 3 अलग अलग केस में ये जो वेटिंग मशीन जिस पर ये पर्सन खड़ा है उसका रीडिंग बताना है, वेटिंग मशीन में कितना रीडिंग इसका आया, ठीक है। तो पहले केस में है जब अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा, अपवर्ड्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, अगर लिफ्ट ऊपर की ओर कांस्टेंट 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, ये ऊपर की ओर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या नीचे की ओर कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या रेस्ट में रहे, ये पक्का बात है कि इन तीनों ही केस में चूंकि कांस्टेंट स्पीड से मूव करना है, या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर मूव करे या रेस्ट में, तीनों ही केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 होगा मतलब कि आप समझ सकते हैं कि इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, इस केस में स्टूडेंट क्या होगा, इसका जो वेट जो होगा, पर्सन का जो वेट mg होगा और ये जो नॉर्मल रिएक्शन n जो होगा, ये दोनों बराबर होगा। इस केस में दोनों बराबर होगा पहले वाले केस में, इसीलिए यहाँ पर सिंपल। और ध्यान दीजिएगा, वेटिंग मशीन जो होता है ये हमेशा ये जो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू जो होता है इसी को रीड करता है, इसी को रीड करता है। मतलब नॉर्मल रिएक्शन का जो वैल्यू होगा वही वैल्यू होगा वेटिंग मशीन का, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि n mg हो गया जब कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ऊपर की ओर जाए, नीचे की ओर जाए या रेस्ट में, तीनों ही कंडीशन में आपका यही आंसर होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, अभी और भी कंसेप्ट आपका क्लियर होगा रेस्ट क्वेश्चन से। तो इस केस में m का वैल्यू, नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा, mg। m का मास, m का वैल्यू आपको दिया हुआ है 70 kg, 70 × 10 मीन्स 700 न्यूटन। तो n का वैल्यू 700 न्यूटन आ गया, इसलिए रीडिंग कितना हो आप जान रहे हैं, वेटिंग मशीन में रीडिंग जो होता है वो एक्चुअली किलोग्राम में होता है। मतलब इसके मास को, इसका मास का वैल्यू दिया होता है, तो किलोग्राम पे हम क्या करेंगे, ये आपका फोर्स निकला 700 बाई जी का वैल्यू 10, मतलब 70 किलोग्राम ये रीड करेगा। रीडिंग कितना हो जाएगा, 70 किलोग्राम, जब ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर की ओर मूव करेगा। ये आपका पहला पार्ट था, ठीक है। दूसरे पार्ट में डाउनवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, अगर ये लिफ्ट नीचे की ओर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना शुरू करें। ध्यान दीजिएगा, इस केस में अगर इसका एफबीडी हम लोग ड्रॉ करें स्टूडेंट, ये आपका हो गया वेटिंग मशीन, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन खड़ा है, ध्यान दीजिएगा। फाइनली क्या सिचुएशन है भाई, ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे को मूव करना शुरू किया, मतलब ये आदमी भी फाइनली 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वैल्यू से नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, ठीक है। मतलब कि अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करें तो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है mg, एक नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है, और ये फाइनली नीचे की ओर a वैल्यू के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, जहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसीलिए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स, क्योंकि इसका नेट एक्सेलरेशन नीचे की ओर है, इसका मतलब नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, नीचे की ओर mg लग रहा है, ऊपर की ओर n हो गया, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg माइनस n इक्वल्स टू मास कितना इस पर्सन का m है इंटू एक्सेलरेशन कितना है a है। यहाँ से आप समझ सकते हैं n आपका उधर जाएगा, mg माइनस ma हो जाएगा, मतलब n इक्वल्स टू mg माइनस a, मतलब n नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया, m का वैल्यू 70, g का वैल्यू 10 माइनस 5, दिस इज 350 न्यूटन
350 न्यूटन। तो नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू कितना हो गया 350 न्यूटन। इसलिए रीडिंग जो शो करेगा वेटिंग मशीन में, जो रीडिंग जो शो करेगा वो तो किलोग्राम में शो करता है, तो वो 350 बाई जी मतलब 10 मतलब 35 किलोग्राम आपका ये आंसर हो जाएगा। इतना वैल्यू रीड करेगा वो आदमी, देखेगा कि उसका जो मास जो है वो 35 किलोग्राम शो कर रहा है। क्लियर है ना? चलिए सी पार्ट में कह रहा है अपवर्ड्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, मतलब ऑब्वियस है लिफ्ट अगर ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करना शुरू करेगा तो लिफ्ट के साथ साथ ये पर्सन भी, ये मशीन भी, सारा चीज ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू किया, मतलब इसका ऊपर की ओर नेट एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इस पे फोर्स कौन कौन लग रहा है इस पर्सन पे, एक इसका वेट mg, एक दूसरा नॉर्मल रिएक्शन n। तो नेट फोर्स क्या हो गया अपवर्ड डायरेक्शन में हो गया, नेट एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया n माइनस mg। n ऊपर की ओर लग रहा है, mg नीचे की ओर, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में n माइनस mg, यही नेट फोर्स ऊपर डायरेक्शन में है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो मास इनटू एक्सेलरेशन a है, यहां से n क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस mg प्लस mg हो जाएगा, तो m इंटू जी प्लस a, m का वैल्यू 70, g 10 प्लस a 5, दिस इज 1020 न्यूटन, 1020 न्यूटन हो गया। इसलिए रीडिंग कितना हो जाएगा स्टूडेंट, रीडिंग हो जाएगा 1020 बाई जी का वैल्यू 10 मतलब 102 किलोग्राम रीडिंग शो करेगा। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए डी पार्ट में पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल्ड डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी। अच्छा, अगर क्या करेंगे, सपोज कीजिए ये जिस रोप से अटैच है, अचानक अगर इसको कट कर दिया जाए तो ये क्या होगा, फ्री फॉल, ये लिफ्ट जो है, लिफ्ट के साथ साथ ये पर्सन, वेटिंग मशीन, सारा चीज जो है फ्री फॉल मोशन में नीचे ये गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में पूछ रहा है इसका रीडिंग क्या होगा। भाई तो सिंपल, एकदम बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, पूरे के पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन चैप्टर में, खासकर एसटी और में तो हम ज़्यादा डिटेल से बता रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन में बस कंसेप्ट एक ही है कि कैसे इस इक्वेशन को लिखना होता है। इस इक्वेशन के लिए बेसिक हमेशा यही एक प्रैक्टिस अपना के रखिए कि भाई जिस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में नेट एक्सेलरेशन होगा। तो अलग अलग यहाँ पर सिंपल एक डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन में है, वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में लिख रहा है। थोड़ा सा सिचुएशन को कम्प्लेक्स करेगा तो आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए तो नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वहां से एक ही क्वेश्चन निकलेगा। फिर दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में लगाएंगे तो उसमें लिखेंगे नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, देखिए कितना डायरेक्शन है, इनटू मास इक्वल्स टू, फिर एक्सेलरेशन देखिए वर्टिकल डायरेक्शन में, सारा जगह कंसेप्ट एक ही है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये सीखना जरूरी है क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन नया आने वाला है, एग्जैक्टली डिटो क्वेश्चन नहीं आता है। चलिए ठीक है, तो डी पार्ट में स्टूडेंट क्या है, डी पार्ट का यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं। डी पार्ट में फिर से चलिए, अब उतना ज़्यादा नहीं सोचना है, अगर आपको बेसिक क्लियर है ये कैसे इक्वेशन को लिख रहा है तो डी पार्ट में भी आपके लिए कुछ नहीं है। भाई इसको हम कट कर दिए तो क्या हुआ है कि भाई ये नीचे की ओर आना शुरू हुआ, फ्री फॉल हो रहा है, कितना एक्सेलरेशन से, तो इस केस में ए का जो वैल्यू है, कितना एक्सेलरेशन ए, तो जी के बराबर, फ्री फॉल हो रहा है तो जी एक्सेलरेशन जी है, तो नीचे की ओर आना शुरू हुआ, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो एक फोर्स mg लग रहा है, नीचे n ऊपर क्यों लगा, तो नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना आप लिखिएगा, mg माइनस n इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या है कि इस पार्टिकुलर केस में भाई हम इसको चूंकि कट कर दिए, फ्री फॉल हो रहा है, तो mg माइनस n और n इंटू a का भी कितना एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, तो g ही एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं mg माइनस n इक्वल्स टू mg माइनस mg जीरो होगा, मतलब n का वैल्यू यहाँ पर जीरो आ जाएगा, n का वैल्यू जीरो, मतलब कि आपका रीडिंग क्या होगा, रीडिंग भी जीरो शो करेगा, कोई रीडिंग नहीं, निडल जो है एकदम जीरो पे रहेगा, स्ट्रेट वर्टिकल। क्लियर है? तो कोई रीडिंग शो नहीं करेगा, और ये कंडीशन जो होता है वेटलेसनेस का कंडीशन होता है, डिटेल से थ्योरी में वहां पे देखेंगे। क्लियर है? चलिए तो स्टूडेंट मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। फिगर सोचिए, इसके लिए कोई फिगर है, देखते हैं।
फिगर सोच द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास 4 किलोग्राम। अच्छा, इसके लिए एक फिगर आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर ये है 5.14 के लिए आपको फिगर दिया हुआ है स्टूडेंट। पोजीशन टाइम ग्राफ आपका दिया हुआ है। पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा सा से ये करें, ये लाइक दिस x मीटर t इन सेकेंड। ओके, चलिए ये इस तरह से आपका ग्राफ दिया हुआ है। ओके, 3 4 this is 3 meter and this is 4 second. Okay, this is origin. Now figure shows the position time graph of a particle of mass 4 किलोग्राम। कोई पार्टिकल है जिसका यहाँ पे चलिए मास दिया हुआ है 4 किलोग्राम, और वो पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, उसका पोजीशन जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो आपको दिया हुआ है। चलिए ठीक है। व्हाट इज अ फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी लेस देन 0, टी ग्रेटर देन 4 सेकेंड, टी 0 से 4 सेकेंड के बीच में इम्पल्स एक्टिविटी। ओके, चलिए ठीक है। थोड़ा सा अगर मोशन को समझे स्टूडेंट, यहाँ पर एक्चुअली एक लाइन लिखना भूल गए हैं जो कि इंपॉर्टेंट लाइन है। ये क्वेश्चन क्या है, ये सारा यहाँ तक लिखने के बाद लिखा हुआ है कंसीडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। सिर्फ आपको वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर करना है, इससे भी फर्क पड़ेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मोशन को समझते हैं। पोजीशन पार्टिकल का एक्स कोऑर्डिनेट जो है, एक्स का वैल्यू जो है टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है वो दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसको एनालिसिस करें तो फॉर टी लेस देन 0, ये आपका सिचुएशन है टी लेस देन 0 के लिए, जहां से आप मोशन देखना शुरू कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसके जस्ट पहले क्या हुआ था भाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ था। पोजीशन यही ना है, 0 है, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर लाइक दिस। तो पोजीशन जो कहती हूँ वही का वही रहा, पोजीशन में कोई चेंज नहीं। मतलब ये जो सिचुएशन है ये रेस्ट वाले सिचुएशन को डिनोट कर रहा है। कोई पर्सन, कोई रिफरेंस फ्रेम जो है उस आदमी को देख रहा है, उसके पहले टी के पहले तो रेस्ट में है, एक ही जगह खड़ा मतलब वो रेस्ट में है, उसका पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ। चलिए ठीक है, 0 से 4 सेकेंड के बीच में, 0 से 4 सेकेंड के बीच में इसका पोजीशन चेंज किया है, इसका पोजीशन चेंज किया है। वन थिंग, वैल्यू चेंज कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, ये थीटा कांस्टेंट है, हर जगह स्लोप कांस्टेंट है। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वही वेलोसिटी देता है, मतलब कि 0 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल चला है, तभी तो इसका पोजीशन चेंज हुआ है। लेकिन ये चला है क्या, कांस्टेंट स्पीड से चला है। तो ये जो कंडीशन है ये कांस्टेंट स्पीड को डिनोट कर रहा है 0 से 4 सेकेंड के बीच में। क्लियर है? चलिए, और 4 सेकेंड के बाद ये जो आपका पोजीशन है t ग्रेटर देन 4 सेकेंड का ये जो पोजीशन है, अगेन इस पोजीशन में ध्यान दीजिए, 4 सेकेंड के बाद आपका टाइम बीतते जा रहा है। ये 5 सेकेंड तो भी यही पोजीशन है, 6 सेकेंड तो भी यही पोजीशन है। क्या पोजीशन है, 3 मीटर। 5 सेकेंड पे भी 3 मीटर, 6 सेकेंड पे भी 3 मीटर। तो आप किसी आदमी को देख रहे हैं कि 4 सेकेंड पे भी 3 मीटर के डिस्टेंस पे आपके खड़ा है, 5 सेकेंड पे भी 3 मीटर पे, 6 सेकेंड पे भी 3 मीटर। इसका क्या मतलब है, वो पार्टिकल रेस्ट में है, वो पर्सन रेस्ट में है। मतलब कि ये जो सिचुएशन है ये भी डिनोट कर रहा है कि ये पर्सन या पार्टिकल जो है वो रेस्ट में है t ग्रेटर देन 4 के लिए। तो एक एक करके अब देखते हैं। क्वेश्चन के पहले पार्ट में पूछ रहा है हम लोगों से, फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t लेस देन 0। भाई t लेस देन 0 के लिए पार्टिकल रेस्ट में है, पार्टिकल या बॉडी जो है रेस्ट में है। जब वो रेस्ट में है तो उसका स्पीड 0 है, स्पीड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। और जब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू होता तब तो स्पीड को चेंज करने लगता। तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन 0 है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, या जो भी फोर्स लग रहा होगा वो बैलेंस्ड फोर्स लग रहा होगा। और ऑब्वियसली फोर्स लग रहा होगा उस पर, उसका वेट होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन होगा, लेकिन वो सब बैलेंस होगा। क्लियर है? तो फाइनली इस पर नेट फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस चीज को आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? क्योंकि ये पार्टिकल रेस्ट में है 40 लेस देन 0 के लिए, इसका मतलब है कि उसका एक्सेलरेशन 0 है। सो फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट लॉ नेट फोर्स फॉर दिस पीरियड इज 0। क्लियर है? चलिए, तो इस केस में ए वाले केस में ये 0 हो गया t लेस देन 0 के लिए। t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए ये t लेस देन 0 के लिए होगा। अच्छा, t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए सेम एक्सप्लेनेशन, इसके लिए भी आंसर वही होगा, फोर्स 0 होगा, क्योंकि t ग्रेटर देन 4 सेकेंड में भी ये रेस्ट में ही है, पोजीशन वही का वही है, रेस्ट में है। मतलब कि उसका कोई स्पीड चेंज नहीं हुआ है, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मतलब फोर्स 0 है।
मतलब t ग्रेटर देन 4 सेकेंड के लिए भी फोर्स का वैल्यू 0 ही होगा। सेम एक्सप्लेनेशन। चलिए और आगे पूछ रहा है 0 से 4 सेकेंड के बीच में, 0 से 4 सेकेंड के बीच में ध्यान दीजिएगा। तो अब 0 से 4 सेकेंड के बीच में पार्टिकल तो चला है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से चला है, और कांस्टेंट स्पीड से चला है इसका मतलब ये है कि उसका अगेन एक्सेलरेशन 0 है, अगेन एक्सेलरेशन 0 है। ध्यान दीजिएगा वन थिंग, यहाँ पर क्या है कि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि वन डायमेंशनल मोशन को ही कंसीडर करना है। इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए उसका इंपॉर्टेंस, वो लैंग्वेज लिखने का यहाँ पर मतलब निकल रहा है। आपको कंफ्यूजन ना हो कि भाई ऐसा हो सकता है कि स्पीड ना कांस्टेंट है, लेकिन हो सकता है कि वेलोसिटी चेंज किया हो, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ हो। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा तब तो एक्सेलरेशन फिर आ ही जाएगा, तब तो फिर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। लेकिन वही तो बात है, यहाँ तो लिख दिया गया है कि भाई वन डायमेंशनल मोशन कंसीडर करना है, मतलब कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज भी नहीं हुआ है, और वेलोसिटी का डायरेक्शन कांस्टेंट है, फिक्स है, और स्पीड उसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है, मतलब कि इस पीरियड में भी एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब अगेन अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ इस पीरियड में भी आपका फोर्स 0 होगा। तो आप इसको थोड़ा अपने लैंग्वेज में लिख लेंगे, ठीक है। वीडियो है, अब तो पहले वाली बात रही नहीं कि सर जो बोल दिए निकल गया, कैसे फिर उसको याद करें, रिकॉल करें, पॉज कर करके आप सुन सकते हैं, अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बेटर टू राइट। चलिए बी पार्ट में देखते हैं। बी पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है इंपल्स एट t इक्वल्स टू 0 एंड t इक्वल्स टू 4 सेकेंड। t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे इंपल्स निकालना है। स्टूडेंट इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम को पी से जनरली डिनोट करते हैं, मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम हालांकि होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है, लेकिन डायरेक्ट चूंकि वन डायमेंशनल मोशन की बात हो रही है इसलिए डायरेक्ट हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो। चलिए तो इसका फाइनल मोमेंटम t इक्वल्स टू 0 पे, शुरू में इनिशियल मोमेंटम इसके पहले 0 था, चूंकि स्पीड 0 था तो m भी तो अच्छा चलिए फाइनल मोमेंटम। तो इस पीरियड में इसका स्पीड अगर देखना चाहे कि कितना स्पीड से गया, तो भाई इसका जो स्लोप होगा, तो स्लोप क्या होगा? tan थीटा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम निकाल लेते हैं, मान लिया ये v स्पीड से चला है इस पीरियड में, मान लेते हैं v स्पीड से चला है, तो v क्या हो जाएगा? स्लोप इसका tan थीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब 3/4। ओके, तो चलिए फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? इसका मास आपको दिया हुआ है, चलिए m ही करके पहले लिखते हैं, m v f फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी है 3/4 माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू इनिशियल, इसके t इक्वल्स टू 0 के जस्ट पहले वाला मोमेंटम। तो भाई इस पीरियड में तो इधर स्पीड 0 था, तो m इंटू 0 दिस इज, तो आप ये m इंटू 3/4, m का वैल्यू आप चलिए रख लेते हैं 4 इंटू 3/4, दिस इज 3 इम्पल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब इसका यूनिट भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपका ये मोमेंटम का इम्पल्स का वैल्यू हो जाएगा एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे ही पूछ रहा है इम्पल्स का वैल्यू। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे इम्पल्स क्या होगा? तो ये इंपल्स क्या होगा? चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे फाइनल मोमेंटम इधर ये हो गया, इनिशियल मोमेंटम इधर हो गया। तो फाइनल मोमेंटम ध्यान दीजिए, फाइनल मोमेंटम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अभी तो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा था फिर ऐसे मूव कर गया, तो भाई सीधे कैसे घटा रहे हैं? पार्टिकल ऐसे मूव नहीं कर रहा है, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन वन डायमेंशन में ही मूव कर रहा है। ये उसका पोजीशन कैसे वेरी कर रहा है ये दिया हुआ है, क्लियर है। चलिए तो पी फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम आपका बाद में स्पीड 0 हो गया है, तो m इंटू 0 फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू 0, t इक्वल टू 4 सेकेंड, बाद में 0 इधर स्पीड हो गया। इनिशियल मोमेंटम m इंटू इधर का स्पीड कितना है? 3/4, m का वैल्यू मतलब ये 0 हो गया, तो 0 माइनस m का वैल्यू हो गया आपका 4 इंटू 3/4, मतलब -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे आपका इंपल्स का वैल्यू हो जाएगा -3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15।
क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है टू बॉडीज ऑफ मासेस 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। यहाँ से थोड़ा सा टेस्ट अलग मिलेगा। टू बॉडीज are respectively kept on a smooth horizontal surface are tied to the ends of a light string। चलिए ठीक है, दो ब्लॉक है मान लेते हैं, ठीक है। एक ब्लॉक का मास दिया हुआ है 10 किलोग्राम, दूसरे ब्लॉक का मास दिया हुआ है 20 किलोग्राम। आर केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस आर टाइड टू द एंड्स ऑफ ए लाइट स्ट्रिंग। चलिए ठीक है, लाइट स्ट्रिंग से इस तरह से बंधा हुआ है दोनों। और हॉरिजॉन्टल फोर्स F इक्वल्स टू 600 न्यूटन इज अप्लाइड टू, फर्स्ट में A, सेकेंड में B, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग। व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। चलिए मान लेते हैं ये ब्लॉक A है, ये ब्लॉक B है। तो क्वेश्चन का दो पार्ट है। पहले पार्ट में है कि अगर हम A ब्लॉक पर फोर्स हम लगाते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, जिस डायरेक्शन में स्ट्रिंग है उसी डायरेक्शन में 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं अलोंग द स्ट्रिंग, मतलब उसी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं कि 600 न्यूटन हम ऐसे 600 न्यूटन लगा दिए, ऐसे नहीं, क्लियर है। उसके डायरेक्शन में अलोंग द स्ट्रिंग हम 600 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं। फोर्स इतना इज अप्लाई टू इतना, ठीक है। तो व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस। तो टेंशन कितना प्रोड्यूस होगा, ये जो स्ट्रिंग है इसमें कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब स्टूडेंट आप इसको बहुत से तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट जो मेथड होगा, मान लिया पहले बेसिक मेथड जो कि इनफैक्ट आपको पता होना चाहिए, इस मेथड की बात करें। हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, अच्छा ये सिंगल स्ट्रिंग है, मतलब कि जितना टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगा इस तरफ टी टेंशन, उतना ही इसमें टेंशन प्रोड्यूस होगा। वन थिंग। सेकेंड थिंग, बहुत से स्टूडेंट्स को परेशानी होती है टेंशन के डायरेक्शन को शो करने में, कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई टेंशन का ये डायरेक्शन दिखाए कि टेंशन को ऐसे दिखाए। तो टेंशन आप हमेशा इन जनरल एक लाइन में याद रखें कि टेंशन का जो डायरेक्शन होता है हमेशा जो कनेक्टिंग जो पॉइंट होता है उससे अवे होता है, जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे दूर होता है। तो देखिए यहाँ पर टेंशन का डायरेक्शन इससे दूर दिखा दिए, यहाँ पर ये कनेक्टिंग पॉइंट है तो इससे दूर दिखा दिए, इससे दूर दिखा दिए, उससे अवे होता है। क्लियर है। तो चलिए यहाँ पर ऑब्वियस है, तो एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ए का अगर हम लोग ड्रॉ करें, ए का फ्री बॉडी डायग्राम, तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम ये 10 किलोग्राम का है। इस पर एक फोर्स टी इधर लग रहा है, एक 600 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है। अच्छी है, चूंकि दोनों एक ही स्ट्रिंग से बंधा हुआ है तो ये इसको जैसे ही मान लिया 600 न्यूटन के फोर्स से खींचे तो सेम एक्सेलरेशन से दोनों मूव करना शुरू करेगा, सेम एक्सेलरेशन से दोनों मूव करना शुरू करेगा। अच्छा इस पर और भी कोई फोर्स लग रहा है, ऑब्वियसली लग रहा होगा, इसका एक वेट 10G mg, ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन n, और ये कितना एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ये ए का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया, ठीक है। तो इसका ये तो आप समझ रहे हैं। अगर आप न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से लिखेंगे, नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन, जैसा कि अभी हम जस्ट चर्चा किए थे, थोड़ा सा उसके कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो नेट फोर्स इन वर्टिकल डायरेक्शन में आप लिखिएगा n माइनस 10G इक्वल्स टू इसका मास 10 इनटू एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में इसका क्या कोई मोशन है? नहीं, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मूवमेंट नहीं है, इसका जो भी मूवमेंट इस फोर्स के चलते हो रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो m इंटू जी, एक्सेलरेशन का वैल्यू वहाँ पर a क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो n इक्वल्स टू mg 10G आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो फाइनली यहाँ पे आप एक लाइन में फाइनली समझिए कि n और 10G जो है एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में जो हो गया ये कितना हो जाएगा, 600 माइनस टी इक्वल्स टू m, इसका मास 10 और a एक्सेलरेशन से, तो a एक्सेलरेशन से मतलब 10a आपका एक एक्सेलरेशन, ये एक इक्वेशन आपका मिल गया। ठीक है स्टूडेंट। चलिए उसी तरह ये जो B वाला ये जो ब्लॉक है, ये B वाला जो ब्लॉक है उस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, तो इस पर एक टेंशन फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ये लग रहा है, और कोई फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक तो 20G और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे। और ये भी कितना A एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन T इक्वल्स टू मास इसका 20 इंटू नेट एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन A। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, हम लोगों को निकालना क्या है, व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग इन ईच केस, दोनों ही केस में। ठीक है, अभी तो पहला केस देख रहे हैं जब इस पे फोर्स हम अप्लाई किए हैं, तो टेंशन का वैल्यू निकालना है। दो इक्वेशन है और दो अननोन है, टी और ए। ऑब्वियसली दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो वैल्यू तो निकलेगा ही। टी का वैल्यू निकालना है, टी का वैल्यू निकालना है, तो ऐसा करते हैं, टी का वैल्यू निकालना है तो ये ए वाले को 0 कर देते हैं, ये बेहतर होगा।
तो ऐसा करते हैं, ये 10a है तो बाई 1 इंटू 2, 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और -2 करते हैं, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इधर आपका ये 20a हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से 2 वाले घटाएंगे, 20 है तो a वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। तो 1 इंटू 2 किए हैं तो 1200 -2t, ठीक है, इधर ये हो गया और ये हो जाएगा -t, ये माइनस करेंगे, 20 है 20 आपका 0 हो जाएगा, इसीलिए 3t इक्वल्स टू 1200, इसीलिए t कितना हो जाएगा 400 न्यूटन, t आपका हो जाएगा 400 न्यूटन इस केस में। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए स्टूडेंट, अब इसका दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मेथड जो कि फास्ट मेथड है, पहले हम बता चुके हैं शायद एससीओ में आपको बताया, यह हो सकता है यहाँ भी, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा बड़ी, क्या कंसेप्ट है कि जब भी किसी सिस्टम में 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट या बॉडी सेम एक्सेलरेशन से अगर मूव कर रहा हो तो उन बॉडीज को आप एक सिंगल बॉडी की तरह ट्रीट कर सकते हैं। क्लियर है? मतलब यहाँ पे क्या है कि भाई 2 बॉडी ए और बी सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, सेम एक्सेलरेशन मतलब उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो इसको आप एक बॉडी एज्यूम कर सकते हैं। मतलब कि हम कह सकते हैं कि भाई ये जो मेरे पास सिचुएशन है, इस सिचुएशन को हम इस तरह से दिखा सकते हैं कि मेरे पास एक ही बॉडी है जिसका मास जो है 10 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम मतलब 30 किलोग्राम है, और उस पर फोर्स लगा रहे हैं हम 600 न्यूटन का, और ये कितना एक्सेलरेशन 600 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये इक्विवेलेंट फिगर हो गया। इस फिगर इक्विवेलेंट फिगर आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे आप ओम्स लॉ या इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालते, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज रेजिस्टेंस अलग है, समझ रहे हैं? तो एग्जैक्टली यहाँ पे आप कर सकते हैं, ये इक्विवेलेंट फिगर हो गया इसका। तो इससे फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ से बहुत आसानी से आप लिख सकते हैं कि भाई नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या है 600 इक्वल्स टू मास 30 इंटू नेट एक्सेलरेशन ए। तो यहाँ से आपका ए का वैल्यू बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर इमेजिन कीजिए कि इसी क्वेश्चन में अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू पूछता है तो यहाँ पर इस 1 और 2 को अलग अलग लिखते हैं, इसको सॉल्व करके फिर ए का वैल्यू निकालते हैं, और यहाँ से देखिए बहुत आसानी से ए का वैल्यू निकल गया है। दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जब ए का वैल्यू निकल गया तो हम लोगों को निकालना है टेंशन का वैल्यू। तो टेंशन के लिए आपको किसी एक को तो ब्रेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बी वाले के लिए आप लिखते हैं, इसीलिए बाई टू, ये 2 जो है यहाँ से आप लिख सकते हैं t इक्वल्स टू 20a, तो 20 इंटू ए का वैल्यू हो गया 20, दिस इज 400 न्यूटन आपका आंसर आ गया 400 न्यूटन। तो आप इस तरह से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए स्टूडेंट, इसके दूसरे पार्ट में देखते हैं। ये इसका पहला पार्ट था जब 600 न्यूटन का फोर्स जो है 10 किलोग्राम वाले ब्लॉक पर लगाया गया था, उस केस में टेंशन का वैल्यू हो गया 400 न्यूटन। अब देखते हैं जब 20 किलोग्राम पर लगाया जाएगा, ठीक है, 20 किलोग्राम में। चलिए, तो ऑब्वियसली अगेन अब इस केस में भी जब 20 किलोग्राम पे लगाया जाएगा तो आप इसको दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है। देखते हैं एक करके। अब दूसरा केस हम लोग देख रहे हैं जब फोर्स जो है 20 किलोग्राम पर लगाया गया 600 न्यूटन का अलोंग द स्ट्रिंग। तो ऑब्वियस इस फोर्स के चलते मान लेते हैं अगर ये ए एक्सेलरेशन से मूव करना शुरू करेगा तो ये भी ए एक्सेलरेशन से इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा। टेंशन का यही डायरेक्शन होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। टेंशन तो हमेशा जो कनेक्टिंग पॉइंट है उससे आगे लगेगा। क्लियर है? क्यों? नेचुरली इसमें टेंशन प्रोड्यूस क्यों हुआ? इस फोर्स के चलते। अगर ये फोर्स नहीं लगता तो इसमें कोई टेंशन वैल्यू नहीं प्रोड्यूस होता, ठीक है। इस फोर्स के चलते टेंशन, तो टेंशन का डायरेक्शन ये अपोज करना चाहेगा। फोर्स उसको इधर खींच रहा है तो टेंशन का टेंडेंसी होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि भाई हम नेचुरल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन में बने रहना चाहते हैं जैसा हम पहले थे फोर्स अप्लाई करने के पहले। तो उस बेसिक तरीके से भी, कॉमन सेंस के हिसाब से भी आप समझ सकते हैं कि टेंशन का ये डायरेक्शन होगा। चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले मेथड से अगर बनाते हैं, फर्स्ट मेथड, ठीक है। तो इसको पहले थोड़ा सा हम लोग इजी मेथड से बना के देखते हैं। इजी मेथड में क्या है कि भाई जब दोनों सेम एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है तो दोनों को एक सिंगल मान सकते हैं। सिंगल 10 किलोग्राम प्लस 20 किलोग्राम मतलब 30 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, फोर्स लगाया गया है 600 न्यूटन का, इसीलिए F इक्वल्स टू ma नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मास 30 इंटू ए, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब
ये भी ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ये भी ब्लॉक 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। ठीक है, तो निकालना है हम लोगों को टेंशन का वैल्यू। तो अब किसी एक का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए इसी का ड्रॉ कर लेते हैं, या इसका ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे इसका ड्रॉ करना आसान है क्योंकि यहाँ पर इस पर एक ही फोर्स T लग रहा है। ठीक है, जिसका वैल्यू स्टूडेंट हम लोगों को निकालना है। 10 किलोग्राम मास है और एक्सेलरेशन कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो यहाँ से टेंशन क्या हो जाएगा, ma मास कितना है 10 और एक्सेलरेशन कितना है 20, तो 200 न्यूटन आपका आंसर आएगा। क्लियर है? तो ये शॉर्ट वाले मेथड से हिसाब से हुआ। सेकेंड मेथड के हिसाब से अगेन आप समझ सकते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों के लिए अलग अलग एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ए के लिए एफबीडी ड्रॉ करेंगे तो ये 10 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इस पर ये टेंशन एक फोर्स इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन ए। चलिए अभी वो वर्टिकल डायरेक्शन वाला, चूंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देता है, वेट और नॉर्मल रिएक्शन उसको स्किप कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखेंगे T = 10A, ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे वाले के लिए बी के लिए, बी पे कौन कौन फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है 600 न्यूटन का इधर, एक टेंशन इस पर इधर लग रहा है। ठीक है, ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, मास है 20 किलोग्राम, तो इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स उस डायरेक्शन में है तो 600 - T = मास इंटू एक्सेलरेशन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब अगेन यहाँ पे आप समझ सकते हैं, पहले और दूसरे इक्वेशन के हिसाब से हम लोगों को टेंशन का वैल्यू निकालना है। तो अगेन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, सो दैट कि 20A हो जाएगा, ये -20A कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बाई 1 इंटू 2 -2 इक्वेशन। ठीक है, तो ये आपका इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ये 2 हो गया, माइनस किए हैं -600 माइनस प्लस T = ये 0 हो गया, यहाँ से ये 3T = 600, इसलिए T का वैल्यू हो गया 200 न्यूटन। ठीक है, तो आप जैसे भी सॉल्व कीजिए ऑब्वियसली आंसर तो सेम आएगा, मेथड अलग है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है 2 masses 8 किलोग्राम एंड 12 किलोग्राम आर कनेक्टेड एट द 2 ends of a light inextensible string that goes over a frictionless pulley. Find the acceleration of the masses, the tension in the string when the masses are released. Okay, ये पुल्ली वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट। 2 ब्लॉक जिसमें से एक का मास जो है आपका 8 किलोग्राम है, एक का मास आपका मान लेते हैं ये 8 किलोग्राम है, और दूसरे का जो मास है ये आपका है 12 किलोग्राम का है। इस तरह से कनेक्टेड है। चलिए इस तरह से कनेक्टेड है। नाउ फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू निकालना है, एक्सेलरेशन और टेंशन का वैल्यू स्टूडेंट हमें निकालना है। स्टूडेंट अब समझ सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम, कौन कौन सा फोर्स लगेगा देख लेते हैं। तो ये 12G ये जो है, अच्छा इसका वेट ज़्यादा है तो ये इधर नीचे की ओर मूव करना शुरू करेगा, और ये ऊपर की ओर मूव करना शुरू करेगा। वन थिंग, जितना एक्सेलरेशन से ये, चूंकि इसी से साथ ये इस तरह से डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो जितना एक्सेलरेशन से ये नीचे की ओर आएगा उतना ही एक्सेलरेशन से ये एक ऊपर की ओर आएगा। क्लियर है? वन थिंग। सेकेंड थिंग स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट को यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम ये कैसे समझेंगे, ठीक है इसका मास ज़्यादा है तो, लेकिन ये फिर भी कैसे कर सकते हैं कि ये नीचे की ओर जाएगा और ये ऊपर की ओर जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अभी जो इक्वेशन हम लिखेंगे, ठीक है, उसमें ए का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जो कि शो करेगा कि सही है, हमने जो ए का डायरेक्शन माना, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन माना, फाइनली जिसके चलते इसके मोशन का डायरेक्शन माना वो सही है। लेकिन अगर आप ये मान लीजिएगा कि भाई इसको ऊपर की ओर मान लीजिए कि ये ऊपर की ओर जा रहा है और ये नीचे की ओर आ रहा है, तो भी कोई परेशानी नहीं है। उस केस में जब आप इक्वेशन लिखेंगे न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, करके देखना चाहिए अगर कंफ्यूजन है तो एक्सेलरेशन का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, जो कि शो करेगा, जो कि आपको बताएगा कि भाई आपने जो डायरेक्शन माना है एक्चुअल में उसका अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर है? तो चलिए ये क्या होगा, इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, इस पर एक फोर्स लगेगा mg मतलब m हो गया मास 12 किलोग्राम, g हो गया 10, मतलब 120 न्यूटन का एक फोर्स इस पर नीचे की ओर लगेगा, और टेंशन एक ऊपर की ओर लगेगा। टेंशन हमेशा कनेक्टिंग पॉइंट से हमेशा ऊपर की ओर लगता है, ठीक है। सेम स्ट्रिंग है और लाइट स्ट्रिंग है, ध्यान दीजिएगा।
कभी कभी आपको क्वेश्चन में मिलेगा जहाँ पे स्ट्रिंग लाइट नहीं होगा, मतलब स्ट्रिंग का भी सर्टेन मास होगा, वहां पर क्या होगा कि उस स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू फिर चेंज कर जाएगा। लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और सिचुएशंस में लाइट स्ट्रिंग ही यूज होता है, लाइट स्ट्रिंग दिया होता है। तो लाइट स्ट्रिंग क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है, मतलब इसके हर पॉइंट पर टेंशन का वैल्यू सेम होगा। तो जो टेंशन टी का वैल्यू यहाँ पे है वही टेंशन का वैल्यू यहाँ पे होगा। और ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा, कनेक्टिंग पॉइंट है तो इससे ऊपर की ओर, और टेंशन का सेम वैल्यू मतलब टी होगा। ठीक है, इस पर भी कौन कौन फोर्स लग रहा होगा, एक इस पर वेट नीचे की ओर mg, तो m मास हो गया 8, g का वैल्यू 10, मतलब 80 न्यूटन का एक फोर्स नीचे की ओर लग रहा होगा, एक t टेंशन t न्यूटन का ऊपर की ओर। उसी तरह यहाँ भी एक एक करके अगर लिखते हैं इक्वेशन आप समझ सकते हैं। इस पर नेट फोर्स लग रहा है, ये दो फोर्स लग रहा है, एक 120 न्यूटन और t ए एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है। तो फॉर 12 किलोग्राम के लिए हम लोग लिखेंगे नेट फोर्स। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे लैंग्वेज लिख रहे हैं जो कि बहुत ही बेसिक चीज है। नेट फोर्स इन, इसके लिए क्या लिखेंगे, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेट फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर नेट फोर्स क्या है, एक नीचे को 120 न्यूटन, ऊपर की ओर t, तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना हो जाएगा 120 माइनस टी इक्वल्स टू, इसका मास कितना है 12 किलोग्राम, इनटू एक्सेलरेशन कितना है, a एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है नीचे की ओर, तो 12a। तो ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, क्लियर है। अब उसी तरह ये जो 8 किलोग्राम है उसके लिए भी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोग इक्वेशन एक हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या है, इसका नेट एक्सेलरेशन ऊपर की ओर है, तो इसके लिए क्या इक्वेशन लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये इसके लिए यहाँ पर था ए, इसके लिए लिखेंगे नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन इक्वल्स टू मास इनटू नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन, नेट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में कितना हो गया, एक ऊपर की ओर t लग रहा है, नीचे की ओर 80, तो नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में t माइनस 80 हो जाएगा इक्वल्स टू मास इसका कितना है 8 किलोग्राम, तो 8 इंटू एक्सेलरेशन ऊपर की ओर a एक्सेलरेशन, तो 8a, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। स्टूडेंट हम लोगों को टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों का वैल्यू निकालना है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मासेज एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो दोनों का वैल्यू निकालना है। तो पहले एक एक करके पहले क्या करते हैं कि एक्सेलरेशन का वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाएगा, बाई 1 + 2 दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करने से फायदा ये -t + t कैंसिल हो गया, इधर आपका हो जाएगा 120 माइनस 80 मतलब 40 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 12a + 8a मतलब 20a, इसलिए एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टेंशन अब आप किसी में भी वैल्यू पुट कर दीजिए, इसीलिए बाई 2 कर देते हैं, बाई 2। दूसरे वाले इक्वेशन से लिख सकते हैं t = 80 उधर चल जाएगा, तो t = 80 + 8a, तो 80 + 8 एक्सेलरेशन का वैल्यू 2, दिस इज 96 न्यूटन, 96 न्यूटन। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 16, जिसके लिए आपका एक्सेलरेशन का वैल्यू हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन का वैल्यू हो गया 96 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में रेस्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।